रहा हूँ बोर्ड पे सबको। पुलवामी। यस सर। यस। कोई ऐसे हैं जिनको बोर्ड नहीं दिख रहा है? अरे यस और नो, सबको दिख रहा है ना? यस हाँ सर, सर। सबको दिख रहा है। यस। यस सर। हमारे साथ ओके, चलिए माइक जिनका ऑन है ऑफ कर लीजिए जब तक मैं कोई नाम लेके ना बोलूं या फिर कुछ पूछूं नहीं कि सुनाई दे रहा है या आवाज आ रही है नहीं। माइक ऑफ कर लीजिए। हम बेसिकली क्लास की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक बार चेक करो रिकॉर्डिंग पे लगा क्या लेक्चर? यस यस सर। लग गया है, ठीक है। चलिए, लास्ट क्लास हमने आपके मौर्य को खत्म करने के बाद पोस्ट मौर्य पे आए थे और ये बताया था कि बेसिकली पोस्ट मौर्य को हम दो भाग में तोड़ के देखेंगे। एक वैसा डायनेस्टी हम देखेंगे जिसको हमने नेटिव डायनेस्टी का नाम दिया, और दूसरा उस क्रम को देखेंगे जो बेसिकली फॉरेन सक्सेसर थे, मतलब बाहर किसी देश, यूनान से, ईरान से, आपके चाइना होते हुए आपके इंडिया में आए थे, तो बेसिकली फॉरेन सक्सेसर को हम देखेंगे। लास्ट क्लास हमने नेटिव सक्सेसर के बारे में, चार ऑलरेडी डायनेस्टी के बारे में आपको बताया है। आज जो हमारी फोकस होगी वो बेसिकली आपके फॉरेन सक्सेसर पे होगी आफ्टर मौर्य। इस फॉरेन सक्सेसर में संभवतः आप अगर लास्ट क्लास में थे तो मैंने अवधारणा आपको दी थी कि चार नेटिव और चार फॉरेन सक्सेसर। इस चार फॉरेन सक्सेसर में कौन कौन सा है? तो पहला तो वो है जो आपके गोल्ड क्वाइन की शुरुआत की है। हालांकि मैंने लास्ट क्लास से बताया था तो वहां पे ग्लास क्वाइन की बात हमने बताई थी सातवाहन डायनेस्टी के अंदर, कि जो शीशे के सिक्के हैं उसको चलाने वाली जो आपकी डायनेस्टी थी उसका नाम था सातवाहन डायनेस्टी, जिसके फाउंडर का नाम था सिमुक। उसी के अंदर हमने सातकर्णी या फिर नग्निका, उसकी वाइफ का नाम हमने आपको लेते हुए बताया था। आज हम फॉरेन सक्सेसर में पहले उस डायनेस्टी पे होंगे जिन्होंने ग्लास क्वाइन नहीं करके गोल्ड क्वाइन की बेसिकली शुरुआत की है, और उस वंश का नाम था इंडो ग्रीक। हिंदी में हम इसे हिंद यूनानी वंश कहते हैं, क्योंकि ये जो यूनानी थे, जिसे संस्कृत में हम यमन कहते हैं, है ना, यमन बेसिकली संस्कृत वर्ड है ना, अदरवाइज इंग्लिश में उसे हम ग्रीक कहते हैं, मतलब यूनान कहते हैं। तो ये यूनानी ये जो यूनान से होते हुए आ रहे थे आपके इंडिया में, ये बहुत ज्यादा घुल मिल गए थे आपके इंडियन से, इस कारण से इसको नाम ही हमने दे दिया इंडो ग्रीक। तो हमारी पहली जो आपकी फोकस होगी वो इंडो ग्रीक पे होगी। इंडो ग्रीक के बाद हम दूसरे वंश में आएंगे। हर एक वंश में 2 से 4 ही फैक्ट आपको पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं। कोई बड़ी इतिहास इस छोटे छोटे वंशों में छिपी हुई नहीं है, फिर भी हम उस फैक्ट को देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के नजरिए से इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरे वंश में हम शक डायनेस्टी को देखेंगे। तीसरे वंश में हम बिना किसी इंपॉर्टेंस के आपके इतिहास में दर्ज हुए पार्थियंस वंश को देखेंगे। और चौथा, आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट मौर्य में वो वंश है जिसमें कनिष्क जैसा विशाल और अशोक द्वितीय कहा जाने वाला राजा हुआ, और उस वंश का नाम था कुषाण वंश। तो पहले संभवतः इस चार वंश को हम 1 बाय 1 करके आपके साथ खत्म करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं हम आपके पोस्ट मौर्य के इंडो ग्रीक डायनेस्टी से। तो पहले आप लिखें इंडो ग्रीक, INDO, इंडो ग्रीक, GREEK, इंडो ग्रीक। हिंदी में हमने इसे बोला हिंद यूनानी, मतलब इंडियंस प्लस यूनानीज। हिंद यूनानी में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि हमें क्या देखना है। तो हमें, जैसे हमने इसका कैपिटल देखा, तो इसका भी हमें कैपिटल देखना है। तो कैपिटल का नाम क्या था? तो इसके कैपिटल का नाम था, पहली बात कैपिटल, तो कैपिटल है आपका सियालकोट। सियालकोट है ना, अभी बेसिकली आपकी पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है। तो सियालकोट आपकी इंडो ग्रीक की कैपिटल है। राजा का हमें नाम जानना है कि बेसिकली इसका राजा कौन था। उसका राजा का नाम है डेमेट्रियस, जो फाउंडर था, अर्ली बेसिकली एम्पायर इसको कहा जाता है। तो इतिहास भी कंफर्म नहीं है कि इसका फाउंडर कौन है, लेकिन हर जगह ये लिखा हुआ है कि अर्ली किंग या अर्ली एम्पायर। तो अर्ली के नाम से हम ये मान के चलेंगे कि ये उसका फाउंडर। आवाज आ रही है ना? यस सर।
हाँ, तो फाउंडर लिखेंगे डेमेट्रियस, DEMETRIUS, फाउंडर का नाम डेमेट्रियस, DEMETRIUS. Demetrius was the founder of Indo-Greek dynasty. इस इंडो ग्रीक डायनेस्टी में इसके फाउंडर के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है, इंपॉर्टेंट रूलर, वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है मिनांडर। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि इस मिनांडर का एक व्यक्ति के साथ बौद्ध साहित्य पर चर्चा हुआ था, है ना। उस व्यक्ति का नाम था जिसने बौद्ध साहित्य पर चर्चा इस राजा के साथ किया था, उसका नाम था नागसेन। और नागसेन और मिनांडर की जो ये चर्चा है, जो गॉसिप है, ये एक बड़े बुक में लिखित हुई है और उसका नाम है मिलिंद पन्नो। तो ये आपको जानना है कि मिनांडर इंडो ग्रीक वंश का है, वो इंडो ग्रीक वंश जो आपके पोस्ट मौर्य डायनेस्टी में फॉरेन सक्सेसर में पहली वंश थी, जिसका एस्टैब्लिशमेंट आपके डेमेट्रियस ने किया था। मिनांडर उसी कुल का है। क्या हमने बताया? तो मिनांडर, मिलिंद MILIND, मिलिंद PANHA, मिलिंद पन्ना। आप लिखें मिलिंद पन्ना बेसिकली ए बुक, लिखें आप मिलिंद पन्ना बेसिकली ए बुक compiled आवाज आ रही है ना? सर फिर से एक बार बताइए। हाँ, आवाज आ रही है, ठीक है। आप क्या लिखा आपने? तो कैपिटल सियालकोट, फाउंडर लिखें डेमेट्रियस, उसके बाद लिखें मिनांडर वाज द अनदर इंपॉर्टेंट किंग ऑफ इंडो ग्रीक। मिनांडर स्पेलिंग आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसको लिखें मिनांडर वाज अनदर इंपॉर्टेंट किंग ऑफ इंडो ग्रीक डायनेस्टी whose discussion, अंडरलाइन कीजिएगा और इंपॉर्टेंट का साइन मार्क कीजिएगा, whose discussion on Buddhist literature, whose discussion on Buddhist literature with Buddhist monk मतलब भिक्षु, with Buddhist monk Nagsen, with Buddhist monk MONK, with Buddhist monk is compiled। फिर से रिपीट करो, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। पहला लाइन बताओ क्या लिखा है? पहला लाइन मिलिंद पन्ना, मिलिंद पन्नो नहीं, ये नहीं लिखा है। क्या लिखा है? Menander is another ruler. Yes, Menander was another important ruler of Indo-Greek dynasty whose discussion on Buddhist literature, यहां तक ठीक है? Whose discussion on Buddhist literature with Buddhist monk Nagsen is compiled in famous book Milind Panno, is compiled in famous book Milind Panno in संस्कृत लैंग्वेज। अंडरलाइन कीजिए, मिलिंद पन्नो कौन से भाषा में लिखी हुई बुक है? हिंदी में है, खरोष्टी में है, ब्राह्मी में है, अर्धमगधी में है, संस्कृत में है, पाली में है, गुजराती में है। आंसर इज संस्कृत। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका मिनांडर रूलर है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो जो नागसेन हमने बताया है कि नागसेन और मिनांडर की जो बातें हैं वो किस बुक में लिखी हुई हैं और कौन से लैंग्वेज में लिखी हुई हैं और किस चीज पे लिखी हुई है। तो बेसिकली बुद्धिस्ट पे डिस्कशन की बातें हैं। नागसेन बुद्धिस्ट मॉन्क था, बुद्धिस्ट भिक्षु था। मिलिंद बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावी था, तो उसने उसके साथ वार्ता की और ये वार्ता और ये डिस्कशन और ये डायलॉग संस्कृत भाषा में मिलिंद पन्नो जैसी बुक में निहित है।
कोई दिक्कत यहां पे? नेक्स्ट पॉइंट लिखें, लास्ट रूलर ऑफ इंडो ग्रीक डायनेस्टी वॉज एस, कैपिटल लिखिएगा, लास्ट रूलर STRATO, स्ट्रेटो 2। लास्ट रूलर ऑफ इंडो ग्रीक डायनेस्टी वॉज एस्ट्रेटो, रोमन में 2। एस्ट्रेटो सेकंड was the last ruler of Indo-Greek dynasty. अंत में एक और पॉइंट ऐड कीजिए, 100 टाइम्स इंपॉर्टेंट, आज के क्लास की तीसरी सबसे बड़ी बात है। दूसरी और पहली बातें बताऊंगा, तीसरी सबसे बड़ी बात है गोल्ड कॉइन। जैसे सातवाहन ग्लास के कॉइन के लिए फेमस है, वैसे ही इंडो ग्रीक का एक ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए फेमस है। ये अगर भूल भी जाते हैं तो चलेगा, चलेगा नहीं हालांकि, लेकिन फिर भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट नजरिए से इसको कट मार्क किया है कि सियालकोट नहीं याद रख रहे हैं, डेमेट्रियस को नहीं याद रख रहे हैं, मिनांडर को नहीं याद रख रहे हैं, नाक्सेन को नहीं याद रख रहे हैं, मिलिंद पन्नो को नहीं याद रखते हैं, स्ट्रेटो 2 को भी नहीं याद रखते, तो भी चलेगा छोटे एग्जामिनेशन के लिए। बट गोल्ड कॉइन वाज स्टार्टेड बाय इंडो ग्रीक डायनेस्टी। अपने फाइनल सिलेक्शन से पहले तक भूलने का नहीं। लास्ट फैक्ट आपके इंडो ग्रीक वंश में, इसको लिखें, गोल्ड कॉइन वाज स्टार्टेड, गोल्ड कॉइन वाज स्टार्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवाहन क्या ग्लास कॉइन और इसका गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन वाज स्टार्टेड बाय इंडो ग्रीक रूलर्स। Gold coin was started by Indo-Greek rulers. Done? Yes. छोटी सी वंश, काम समाप्त। आपको क्या जानना था? आपको यह जानना था कि पोस्ट मौर्य में फॉरेन सक्सेसर में पहली वंश कौन है। आपने जाना हिंद यूनानी है। आपने उसके बाद ये जाना, इसका ईस्वी जानना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ये सब एडी में चल रहे हैं, तो फर्स्ट सेंचुरी की बातें हैं। ईस्वी है ना, आपके इतिहास के पन्नों में भी लिखा हुआ स्पष्ट नहीं है, इसका आंसर मैंने भी यहाँ पे नहीं लिखा है, वो भी मैंने मौन रखा है। सियालकोट वाज द कैपिटल। 3 इंपॉर्टेंट रूलर का नाम मैंने आपको बताया है, खासकर फाउंडर और जो आखिरी शासक हैं वो किसी भी वंश के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कि स्ट्रेटो 2 वाज द लास्ट रूलर ऑफ इंडो-ग्रीक डायनेस्टी, whereas Demetrius was the founder of Indo-Greek dynasty। बट इसके बीच में जो मिनांडर आया है ना, और मिनांडर और नागसेन की जो बातें आपके बौद्ध रिलीजन पे आधारित हैं, और ये कंपाइल किया हुआ एक बुक में है, जिस बुक का नाम मिलिंद पन्नो है, और ये बुक संस्कृत भाषा में लिखी हुई किताब है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस इंडो ग्रीक वंश में कौन से सिक्के प्रचलन में आए थे, कौन से सिक्के का उन्होंने शुरुआत किया था। वो सिक्का न ब्रॉन्ज है न आपका गोल्ड ग्लास है, द सिक्का इज ऑफ कौन सा कॉइन, गोल्ड कॉइन। शीशे पे आधारित, सोने पे आधारित वो सिक्का, और इंडो ग्रीक वंश सियालकोट की यहीं पे समाप्ति है। सर पोस्ट मौर्य फॉरेन सक्सेसर, क्या वो आवाज नहीं आ रही क्या आपको? सर कंफ्यूजन था, पूछिए ना। ये मतलब संस्कृत में लिखा था या पाली लैंग्वेज में लिखा गया था? मिलिंद पन्नो संस्कृत किधर पाली मैंने बताया? मैंने मुझे बताया confusion कि था। ना, हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ मैं पूछ रहा हूँ आपको सर, संस्कृत में था या पाली में था ये? और मैंने आपके बोर्ड पे क्या लिखा? संस्कृत। फिर मैं बताने में ये बताया कि ये लिखी हुई किताब जो है वो संस्कृत में है, ना कि आपके चॉइस में अगर पाली आता है, हिंदी आता है
है ना, कोई भी टिक मार्क नहीं करना है। पाली हम सिर्फ और सिर्फ जिस समय बौद्ध रिलीजन की बात हम कर रहे थे उस समय हमने पाली लैंग्वेज की बात आपके साथ की थी, है ना, कि महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला स्पीच सारनाथ में दिया था वो पाली लैंग्वेज में दिया था। दैट्स इट। ओके, डन ना? यस सर। ओके। पोस्ट मौर्य फॉरेन सक्सेसर डायनेस्टी नंबर 2, नाम शक डायनेस्टी, है ना। लिखने में हम इसे SAKA लिखते हैं बट बोलने में हम इसे शक डायनेस्टी ही बोलते हैं। इस शक डायनेस्टी में जानने के लिए बेसिकली कुछ भी नहीं है ना। हालांकि इसके बाद की जो पार्थीय वंश है उसमें भी जानने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी रूलर का नाम एटलीस्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि ये शक के रूलर थे, ये इंडो ग्रीक के रूलर थे, ये मौर्य के रूलर थे, ये हरण्यक के हैं, ये नंद के हैं, ये आप इसे सुनाग डायनेस्टी के हैं। तो लिखें दूसरी डायनेस्टी का नाम शक डायनेस्टी पोस्ट मौर्य में। तो आपकी तो टॉपिक ही है पोस्ट मौर्य। पोस्ट मौर्य में फॉरेन सक्सेसर में हमारी जो दूसरी है वो कौन सी है? तो शक डायनेस्टी। अभी फाउंडर तो आएगा सबसे पहला, तो लिखेंगे हम फाउंडर शक डायनेस्टी के। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है हमारे पास? तो कैपिटल आता है। तो शक जो ये वंश है इसका फाउंडर का नाम था मोगा, है ना, MOGA, MAUES भी आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, बट और ज्यादा आप क्लियर करेंगे तो मोगा इज द अनदर नेम। तो मौस या फिर मोगा वॉज द फाउंडर ऑफ शक डायनेस्टी। तो ये पहली बात लिखें आप, मौस एंड मोगा वॉज द फाउंडर ऑफ शक डायनेस्टी। कैपिटल हम जानेंगे, कैपिटल कहां था? उज्जैन या फिर पंजाब। उज्जैन जो आपका ये है और पंजाब पाकिस्तान वाला पंजाब, दो कैपिटल बेसिकली हमको जानना है, उज्जैन और पंजाब। शक वंश का कैपिटल। मौस या मोगा आपने फाउंडर जाना, एक और रूलर को जाने का नाम क्या था? नाम था CHASTANA, चास्थाना। नाम अलग अलग है, मतलब नाम ही सिर्फ आपने जाना है तो काफी है इन वंशों में। चस्थाना वॉज द रूलर ऑफ शक डायनेस्टी, वो भी लिखें। मोस्ट रूलर जरूर आता है जिसके कारण वो वंश जो है अपने ऊंचाइयों को पहुंच जाता है। मोस्ट पावरफुल किंग, कैपिटल में लिखेंगे इस व्यक्ति का नाम, बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, रुद्र दमन। कैपिटल में लिखिए इस व्यक्ति का नाम, रुद्र दमन। और रुद्र दमन का एक इंक्रिप्शन है। इंक्रिप्शन करने का मतलब जो मैंने बताया था लास्ट क्लास की, उसने कुछ खुदाई करवाया पत्थर पे, भवन पे, तो रुद्र दमन का एक इंक्रिप्शन है, उसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। तो पहले आप इस रुद्र दमन का नाम लिखें, फिर हम उस जूनागढ़ अभिलेख पे आएंगे। मोस्ट पावरफुल किंग रुद्र दमन and his inscription was आज के क्लास की तीसरी सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई थी, और आज के क्लास की सबसे बड़ी बात मैं आपके बोर्ड पर लिख रहा हूं। तो समझ जाएं कि अगर मैं बोलता हूं कि सबसे बड़ी बात है, उसका इंपॉर्टेंस कितना है आपके एग्जाम से। कोई भी एग्जाम दें, छोटा हो या बड़ा हो, ये क्वेश्चन जाने वाला नहीं है कि जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ जो इंक्रिप्शन है, किसी का माइक ऑफ है, ऑन है, उसको ऑफ कीजिए। आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जूनागढ़ इंक्रिप्शन किसका है। तो जूनागढ़ इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन का मतलब आप ये समझ जाएं
कि उसने कुछ खुदाई करवाई होगी, चाहे वो पत्थर हो, भवन हो या गुफा हो, कहीं ना कहीं तो उसने कुछ ना कुछ तो लिखवाया होगा। तो ये वही व्यक्ति है, ये वही किंग है जो आपके शक डायनेस्टी का है। शक पोस्ट मौर्य में आते हैं, फॉरेन सक्सेसर में आते हैं, और इसके द्वारा बना हुआ इंक्रिप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए है। नाम है जूना, JUNAGADH, जूनागढ़ इंक्रिप्शन। लिखें, क्या लिखा? मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ शक डायनेस्टी वाज रुद्रदमन एंड हिज इंक्रिप्शन वाज जूनागढ़। बहुत इंपॉर्टेंट इंक्रिप्शन है ये। इंक्रिप्शन वाज जूनागढ़, जूनागढ़, जूनागढ़। बस काम खत्म। इस सब वंश में कुछ रखा हुआ नहीं है। आपने अभी तक आई थिंक कि 6 शासकों के नाम जाने हैं, है ना? पहला कौन सा जाना था आपने? तो पहला आपने इससे पहले वाली टॉपिक जो आपकी इंडो ग्रीक की थी उसमें आपने 3 जाना था। एक था आपका डेमेट्रियस, उसके बाद था मिनांडर, और उसके बाद था स्ट्रेटो टू। ये आपके इंडो ग्रीक के थे। अभी जो हमारी टॉपिक चल रही है उसमें आपने 3 रूलर का नाम जाना। एक उसके फाउंडर का नाम जाना जिसको हमने नाम दिया मोगास या फिर मैगूस। दूसरा नाम था कौन सा? तो चस्थाना। और तीसरा ये रुद्रदमन। और इस रुद्रदमन की जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ इंक्रिप्शन आपके आज की क्लास की सबसे बड़ी बात के रूप में मैंने आपको बताया है। 2 फॉरेन सक्सेसर खत्म हो चुके हैं। इतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट थी जो मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है। अननेसेसरी लिखा क्या आप लोगों ने? लिखा क्या? हाँ, हड़प्पा एंशियंट हिस्ट्री के स्टार्टिंग हड़प्पा सिविलाइजेशन से आज तक के क्लास में रेगुलर कौन है? उनका नाम क्या है? बिल्कुल किसी भी क्लास को मिस नहीं किए होंगे, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे वो वैदिक हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो महाजनपद हो, चाहे वो प्री मौर्य हो, मौर्य हो, या फिर पोस्ट मौर्य में हम चल रहे हैं। ऐसे कोई है? यस सर। वेरी गुड। क्या नाम है? अक्षता। वेरी गुड। समझ में आ रही है आपको इतिहास की बातें? यस सर। हाँ, देखो जो जिन्होंने रिसेंट में 1-2 क्लास पहले ज्वाइन किया होगा उनके पास कंफ्यूजन आना लाजमी है। उनके पास बहुत सारे कंफ्यूजन आएंगे, सब समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कैसे आ रहा है, कौन जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। डोंट वरी, मैं तो कहता हूं आप आने वाले 1-2 क्लास में भी नहीं कुछ सीख पाएंगे। जनरली ऐसा ही आपके साथ होगा, तो उसके लिए परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। लेकिन इस 2-3 क्लास में कम से कम आप मेरे साथ सुर और ताल में आप समझ जाएंगे कि सर इस तरीके से पढ़ाते हैं, सर इस तरीके से फोकस देते हैं। फिर 2 क्लास के बाद जब मैं किसी नए इंडियन पॉलिटी को शुरुआत करूंगा तो वहां से आप 100 की 100 बातें आपको समझ में आएगी, है ना? तो आपने अगर पुरानी क्लास नहीं पढ़ी है, कंफ्यूजन आपके मन में आना लाजमी है। कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा कि टॉपिक क्या है, चल कैसे रहे, बढ़ कैसे रहे, क्या पढ़ना है, कुछ पता ही नहीं है। डोंट वरी, है ना? आपको 2 क्लास के बाद, संभवतः एक क्लास के बाद इंडियन पॉलिटी की जो हम शुरुआत करेंगे सारी बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए अभी हम पोस्ट मौर्य में फॉरेन सक्सेस